बट हम सही से करेंगे। चलो लास्ट टॉपिक्स हमने पढ़े, सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी के बारे में, और सेल का एक ओवरव्यू पढ़ा था। उस ओवरव्यू के अंदर ही कुछ और चीजें हमारे पास है यहाँ पे। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया था कि वहां पे सेलुलर एक्टिविटीज होती है, मेन एरेना एक्टिविटीज का वही रहता है। यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारी और ऑर्गेनेलीज एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। समझ आ रही है बात? प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, याद रखना। प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी। ये हमने मोनगा में मैंने जब स्टार्टिंग कराई थी तो भी तुम्हें समझाया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? चलिए, तो भाई कौन कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम तो याद ही होंगे 9th स्टैंडर्ड से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये एक एक करके हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अभी क्या बताया कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। पढ़ना है हमने सारा ये, डोंट वरी, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह की ऑर्गेनेलीज रहती हैं एब्सेंट। क्या रहती है? एब्सेंट, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में देखा नहीं जाता। क्लियर? नेक्स्ट, राइबोसोम्स, ये होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। तो क्या ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट हो सकते हैं? हो सकते हैं। प्रोकैरियोट में क्या प्रेजेंट नहीं होता? मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये प्रोकैरियोट में होंगे। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड हो या नॉन बाउंड हो, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में तो सब कुछ है, ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, दोनों में प्रेजेंट है। डन। Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm. समझो ध्यान से, राइबोसोम्स या कोई भी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, लेकिन राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में तो है ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनेली के ऊपर या अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। तो जिस भी ऑर्गेनेली को, जिस भी सेल को प्रोटीन बनाना है तो ये होने ही होने चाहिए, ये फैक्ट्री है उसके लिए। क्या है? फैक्ट्री है। नेक्स्ट, बट विद इन द टू ऑर्गेनेलीज बताया, क्लोरोप्लास्ट में भी है। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और कहां प्रेजेंट है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा होगा कि दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी डिटेल में हमने पढ़ना है, अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया? सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। एनिमल सेल में और क्या ज्यादा है? सेंट्रीवल। प्लांट सेल में क्या ज्यादा है? सेल वॉल प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस क्लोरोप्लास्ट। डन। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल्स जो है अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग एक्टिविटीज यानी फंक्शन परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्माज, याद आ रहा है कहां पढ़ा था सिद्धार्थ? माइकोप्लाज्मा बेटा कहां पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, मोनेरा के अंदर। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा प्लस साइनोबैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा की क्या खास बात थी? पहली बात, इट लैक्स सेल वॉल। दूसरी बात, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, है ना। बैक्टीरिया तो विद सेल वॉल है, स्मॉलेस्ट सेल। विदाउट सेल वॉल कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, यहां दोबारा बताया जा रहा है। वहां पे हमें इसका डायमीटर लेंथ वगैरह बताई नहीं गई थी, यहां बता दिया 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये छोटी छोटी चीजें, बारीकियां दिखेंगी तुम्हें सीयूईटी में कहीं भी, समझो। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में किसको बोल रही हूँ यहाँ पे? तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स को, सीबीएसई एग्जाम्स को, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रही बात? क्वेश्चन यहाँ से सेल चैप्टर से किसी न किसी ऑर्गेनेली से आ जाएगा, न्यूक्लियस से आ जाएगा, क्रोमोसोम से आ जाएगा। लेकिन देखो भाई, 11th स्कूल एग्जाम तो कहीं मैटर नहीं करता,
ट्वेल्थ ठीक है बोर्ड से मैटर करता है। 11th को हम कुछ इस तरह से पढ़े, क्योंकि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ठीक है हम नीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ेगा, और आजकल जमाना है कॉम्पिटेटिव का, हमारे टाइम फिर भी कम था, है ना। तो मतलब बीएससी एमएससी के लिए इतना नहीं था, ठीक है जी, आसानी से बीएससी पीसीएमबी और जो आप लेना चाहो, साइकोलॉजी इंग्लिश जो भी आप भरना चाहो, डिपेंड्स। हाँ एडिशन ले सकते हो, इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश तो है ही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप फॉर्म कि दूसरा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, हाँ वो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई बारीकी अभी पढ़ लोगे, 11 स्ट्रांग होगी ना जिस बच्चे की, वो 12th में मार नहीं खाता, वो किसी भी जगह मार नहीं खाता। 11th में आदत पड़ गई है मेहनत करने की, 12th तो बहुत आसान लगनी है, फिर 12th आसान लगी, 11th इजी है, फिर उसको 12th के बोर्ड एग्जाम देके तुमने एक बार रिवाइज करना है 11th और 12th को, देन यू आर रेडी फॉर योर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक के लिए। नीट जिसका टारगेट नहीं है वो भी क्लियर कर जाता है। नीट इज नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बहुत सारी चीजों के लिए है। सेम सिलेबस कहां पे आएगा, नर्सिंग में, पैरामेडिकल कोर्सेज में, बीटेक बायोटेक में, बायोटेक में, फोरेंसिक्स में, ऑप्टोमेट्री में, मतलब इतने सारे स्कोप्स हैं, और सेल चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अलग अलग तरह के बच्चों को प्रिपेयर कर रही हूँ, एम्स नर्सिंग वालों को, सीयूटी वालों को, हर एक को सेल चैप्टर हर जगह घुसा हुआ है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम इसको लाइटली ले लेते हैं, इजी है, बहुत इजी है, पता नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट रीडिंग वाला है, और एक बेस आपने सेल से, बायोलॉजी में सेल नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ लोगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और कुछ नहीं, हर यूनिट का अपना एक है ना ओरा है, ठीक है जी, सेल का अपना है। मॉर्फो नहीं पढ़ोगे तो नीट नहीं हो सकता। आपकी बार 4 से 5 क्वेश्चन नीट के थे, नीट में थे मॉर्फोलॉजी के, और फिर दूसरा चैप्टर है, मुझे समझ नहीं आया इतने क्वेश्चन दे क्यों दिए, हर बार आते हैं मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन दे, 4 क्वेश्चन मतलब 4 5 20 मार्क्स, ठीक है ना। उसमें है क्या, तुम्हें सिर्फ एग्जांपल्स रटने हैं, इसमें ये एग्जांपल, इसमें एग्जांपल, बहुत ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सेल में जो चीजें बता रही हो ना उनको ध्यान रखो, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, बाद में देखेंगे किसके लिए गया, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, ठीक है जी। चलो, तो माइकोप्लाज्मा का साइज हमें यहां से पता लग गया 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया जो होते हैं वो इससे बड़े होते हैं, माइकोप्लाज्मा का साइज क्या था 0.3, बैक्टीरिया का साइज क्या है 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट साथ में वर्ड है आइसोलेटेड, अलग से निकाला हुआ। आइसोलेटेड एग तो बाहर हो सकता है ना, बॉडी के अंदर अलग बात है, ये बॉडी से बाहर है। आइसोलेटेड सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, डन, लार्जेस्ट सेल। उसके बाद याद करना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जो डायमीटर है दैट इज 7 माइक्रोमीटर। क्या है, तो माइक्रोमीटर में हमें 3 चीजें याद हुई, माइकोप्लाज्मा 0.3, बैक्टीरिया 3 to 5 और आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी, ठीक है जी। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात की गई, ये ध्यान रखना। नर्व सेल, न्यूरॉन्स जो होती है हमारी, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल। क्या है ये, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, नर्व सेल। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, किसी का कोई शेप, किसी का कोई शेप, पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। इट कैन बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, धागे के जैसे, थ्रेड लाइक, और कई बार इरेगुलर, कोई शेप नहीं है। डब्ल्यूबीसी जैसे अमीबा होता है ना, अपनी शेप चेंज कर सकता है, वैसे डब्ल्यूबीसी का कोई अपना शेप नहीं होता। क्लियर। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, फंक्शन के हिसाब से भी शेप जज की जा सकती है। आरबीसी की मैं बात करूं, आरबीसी सर्कल में है, ऐसे है। क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो, इसमें ऑक्सीजन को बाइंड कर सके। बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन। मैच्योर आरबीसी में तो ये न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्या नहीं होता, पूरा खाली, टोटली खाली अंदर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम बाइंड कर सके। ठीक है, तो डिपेंड करेगा फंक्शंस पे, किस पे डिपेंड करेगा,
फंक्शंस पे। शेप देखने के लिए हम यहां से देख सकते हैं, ये देखो आरबीसी राउंड या फिर बाइकनकेव, राउंड या फिर बाइकनकेव, बाइकनकेव राउंड, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड, अमीबॉइड क्या अमीबा की कोई शेप होती थी? नो, देयर इज नो शेप। तो अमीबा सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स की भी ऐसी शेप होती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियम का मतलब होता है जो किसी की ऊपर की मेम्ब्रेन बना दे। लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, न्यूक्लियस एंड पे होता है, कहां होता है? एंड पे होता है। उसके बाद नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ब्रांच जो होता है लॉन्ग होता है, ये इसका एक्सॉन है। और देखो कैसे ब्रांचेस बनी हुई है, डेंड्राइट्स कैसे बने, नर्व एंडिंग सॉरी कैसे बनी हुई है इसको भी। ट्रैकीड, ट्रैकीड कहां पढ़ा था हमने? जाइलम फ्लोएम में। किसमें पढ़ा था? जाइलम फ्लोएम में। एलोंगेटेड, क्या है ये? एलोंगेटेड। मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, के कहां प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेसिस में, और बहुत सारा काम होता है इनका। तो ये कैसे हैं? राउंड एंड ओवल। कैसे हैं ये? राउंड एंड ओवल। तो शेप्स में वेरी, है ना, बहुत सारी तरह की शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हो सकती है इनके। यहां तक कोई डाउट बेटा? चलिए अब देखो इस चैप्टर को है ना इन्होंने प्रोकैरियोटिक को पढ़ाया पहले, मोनेरा, मोनेरा से सारा रिलेटेड होगा। जिस बच्चे ने मोनेरा बहुत अच्छे से पढ़ा है वो इसको बड़ी इजीली ग्रैब कर लेगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मोनेरा वाला कॉन्सेप्ट ये सारा है इसके अंदर, बैक्टीरिया वाला, क्योंकि प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, है ना। तो भाई कोई मतलब है ही नहीं दिक्कत यहाँ पे। दिक्कत कहां आती है? जब मोनेरा नहीं पढ़ के आए होते हैं। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक वर्ड एक्स्ट्रा है पीपीएलओ, क्या है? वहां भी लिख सकते हो इसको और यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जो कि मोनेरा के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब मेरे को बताओ कॉम्प्लेक्स सेल कौन है? प्रो के यूकैरियोटिक? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल तो बहुत सिंपल है, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमेटिन, साइटोप्लाज्म, कुछ भी नहीं हो। प्रो तो भाई प्रिमिटिव नहीं है, मतलब प्रो तो प्रो वर्जन में चलेगी, ये प्रिमिटिव वाला है, बुढ़ापे वाला ओल्ड वर्जन, ठीक है, वो प्रो नहीं है। प्रोकैरियोटिक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जो सेल होता है वो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाएगा, क्योंकि उसे अपने अंदर की ऑर्गेनेल्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं, ये मिनटों में मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। तो ये अपना नंबर जल्दी बढ़ा सकता है। डन। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, अच्छा ये पढ़ा चुकी हूं। रोड लाइक हो तो स्फेरिकल हो तो कॉकस, कॉमा शेप हो तो विब्रियो, स्पाइरल शेप हो तो स्पाइरल, पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function. क्या बोल रहा है? Organization prokaryotic की सेल की, चाहे कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो, सबकी फंडामेंटली सिमिलर होती है। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो पीपीएलओ हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो या फिर कोई और बैक्टीरिया हो, सिमिलरिटी फंडामेंटली बेसिक सिमिलरिटी इन सब में मिलेगी। कुछ कुछ चेंज मिल सकता है बट एक बेस जो है वो इनका सेम मिलेगा स्ट्रक्चर में। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, हर लाइन को समझना जरूरी है, बार बार बोल रही है, इसलिए इसको एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर एनसीईआरटी से ही करना है हमने। चलो, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती थी? नहीं होती थी। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर भी जो फ्लूइड है मैट्रिक्स दैट इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई नई बात नहीं हमारे लिए, ये भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हमें ऑलरेडी पता है, हम प्रोकैरियोट्स पढ़ के आए हैं। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नेक्ड मतलब जो बीच में मटेरियल है दैट इज नॉट इन्वॉल्व बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट और रॉन्ग, है ना। चलिए, नॉट डेवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्रोमेटिन मटेरियल एज इट इज पड़ा रहता है वहां पे। इसके अलावा अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम अंडरलाइन करेंगे, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, जीनोमिक डीएनए। समझो ध्यान से, एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा,
ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके अंदर इसके जीन्स हैं। क्या है इसके अंदर? जीन्स हैं, जिसकी वजह से इसके करेक्टर यानी कि ट्रेट डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इस बार के नीट में क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है ना? तो सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ऐसा पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जीनोमिक डीएनए है हमारा, ये एक्स्ट्रा जीनोमिक, यानी कि ये क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, और ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए क्या है? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड हमारा काम आता है बायोटेक में। किसमें काम आता है? ये प्लाज्मिड है ना, अपनी कॉपी बना सकता है। मैं क्या करूं, कोई जीन है जिसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है, मैं इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दूं, तो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इनसाइड एनी होस्ट। सेम जो जीन मैंने इसके अंदर डाली, वो जीन को मल्टीप्लाई करा देगा। बायोटेक में सब कुछ यही करते हैं हम लोग। समझ आ रही है बात? तो प्लाज्मिड तो भाई बहुत जरूरी है बायोटेक के लिए। प्लाज्मिड के बिना काम नहीं होता वहां पे। वेक्टर्स, होस्ट, इन्हीं सब चीजों से खेला जाता है वहां पे। नो 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 नो, वेक्टर इज अ कैरियर हियर। समझो, इसमें जीन डाल दी, ये होस्ट तक लेके जा रहा है ना, तो ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब कैरियर। वेक्टर वो वेक्टर नहीं है वहां पे, वेक्टर ठीक है, स्केलर वेक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक वेक्टर की तरह, एक कैरियर की तरह काम करेगा फिर। क्लियर? चलो पढ़ते हैं इसको। डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। क्या है? सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर, स्मॉल है, सर्कुलर डीएनए है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, और इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स। देखो समझो, हमने अभी बोला था कि सभी प्रोकैरियोट्स की फंडामेंटल चीजें सारी सेम होंगी, डिफरेंस ड्यू टू प्लाज्मिड भी हो सकता है। ये प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया को एक अलग प्रॉपर्टी देता है। समझ आ रही है बात? हर प्लाज्मिड का अपना कोई और एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन की वजह से ये सब अलग हो सकते हैं। जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 99.9% जीनोम हम सबका सेम है, 0.1 का डिफरेंस आता है। उस 0.1 के डिफरेंस की वजह से हम सब कुछ ना कुछ तो अलग दिखते हैं। फंडामेंटली वी आर सेम, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, सब कुछ सेम, बट कुछ कुछ फीचर्स तो अलग है। हाइट कितनी, कॉम्प्लेक्शन कैसा, टेक्सचर कैसा बालों का, ये जो अलग फिनोटाइपिक क्राइटेरिया है, दैट इज ड्यू टू द 0.1% डिफरेंस। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स सेम है, डिफरेंस कैन बी ड्यू टू द प्लाज्मिड। डन? चलिए, these small circular DNA are called the plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters. 2 वर्ड पढ़ोगे, एक होता फिनोटाइपिक, एक होता जीनोटाइपिक। पढ़ के भी आए होगे 10th में, हेरिडिटी, मेंडल, मटर, याद आ रहा है? तो फिनोटाइप क्या होता है कि आप बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप, उसमें जीन्स कौन से हैं जिसकी वजह से वो फिनोटाइप आ रहा है। तो ये कोई ना कोई फिनोटाइपिक करेक्टर देता है। फिनोटाइपिक करेक्टर कहां से है? जीनोटाइपिक की वजह से, क्योंकि प्लाज्मिड में डीएनए है और डीएनए में होती है जीन्स। डन और नॉट डन? चलिए, वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। समझो ध्यान से, एंटीबायोटिक मतलब दवाई, मतलब एंटीबैक्टीरियल, है ना? तो यही करेक्टर प्लाज्मिड की वजह से हो सकता है। बायोटेक जब पढ़ेंगे ना हम 12th क्लास के अंदर, है 2 चैप्टर्स हमारे, तो इकोलाई एक बैक्टीरिया है, असर्शिया कोलाई, जिसमें किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट नहीं होता। एंटीबायोटिक मतलब ऐसी दवाई जो उस बैक्टीरिया को किल कर दे। कोई भी एंटीबायोटिक डालो, इकोलाई मर जाएगा। प्लाज्मिड हम ऐसा डाल देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हो, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन हमने डाल दी, जीन डाल दी, जिससे उसके अंदर रेजिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जो ये प्लाज्मिड है ना, इनमें एक करेक्टर है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक जीन होती है इनके अंदर, जिससे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक दवाई से रेजिस्ट कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है यार, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है ना, ठीक है, जिससे वायरस से हमें बचा रहा है। हाँ, मतलब बैक्टीरिया को बचा रहा है इस टाइम, तो दवाई से बैक्टीरिया को बचा रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्लियर? तो रेजिस्टेंट है वो एंटीबायोटिक के, दवाई से बच जाएगा वो। अलग अलग हो सकता है हर बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम यूज कर लेते हैं अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए। डन? चलिए, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन।
बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको फॉरेन डीएनए के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम। पढ़ाया था अभी, क्योंकि राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। डन। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोट में एक खास बात है कि उनमें इंक्लूजन बॉडीज होती है। क्या होती है? ये इस तरह से लगा लो कि इनके पास ना खाली बैग्स है जिसमें कुछ भी ये भर के ले जा सकते हैं। दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कुछ इनके पास एक्स्ट्रा है वो, जिससे वो अपने अदर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर होते हैं मीजोजोम्स। क्या होते हैं? जैसे इसको रिलेट करते हैं अपने घर से। एक घर ऐसा है जिसमें हर काम के लिए अलग अलग काम वाली लगी हुई है, यानी कि मेड लगी हुई है या हेल्पर बोल सकते हैं उनको, लगे हुए हैं। और एक घर ऐसा है जिसमें इतने हेल्पर नहीं है, सारा काम कौन कर रहा है? वहां पे कौन कर रहा है? जल्दी नाम बोलो। जिस घर में मेड नहीं है वहां पे सारा काम कौन कर रहा है? मम्मी, है ना? तो घर भी तो चल रहा है। अब बैक्टीरिया में अलग अलग ऑर्गेनेल्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है यार, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वहां पे भी तो काम तो होंगे। बैक्टीरिया खाना भी खाएगा, बाहर भी निकालेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना करे। लाइफ प्रोसेस तो सारी करेगा। लाइफ प्रोसेस कितनी थी? 4। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, चारों काम इसमें भी होने वाला है। तो बैक्टीरिया की मम्मी कौन? पता नहीं, मैं बताती हूं। बैक्टीरिया की मम्मी है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे? एक एग्जाम्पल तुम दे सकते हो बड़े अच्छे से, सोचो भाई। एग्जाम्पल 10th में पढ़ के आए हो, अमीबा। क्या हो रहा था अमीबा में? उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सूडोपोडिया में कन्वर्ट हो रही थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है, इट इज इलास्टिक, इट इज एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड हो सकती है वो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग रूप लेके हर काम कर लेती है। बाहर की तरफ गई तो बोल दिया सूडोपोडिया, खाना बटोरने के लिए, है ना? ऐसे ऐसे बना लिया उसने भी, आ जाओ फटाफट से, है ना? अभी क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से फोल्ड हो सकती है ना? हाँ, कुछ इस तरह से फोल्ड हो सकती है, या फिर कुछ इस तरह से लैमेले बना सकती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनको बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलेंगे? मीजोजोम्स। अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इज नोन एज मीजोजोम। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबल, वो मतलब किसी भी शेप में जा सकते हैं, इलास्टिक है नेचर में। समझ आ रही है बात? तो भाई ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मीजोजोम हो गई आपके पास। चलिए, लिखा भी हुआ है, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मम्मी हेयर, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग रूप ले लेगी। कभी ड्राइवर बन जाएगी बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के लिए, कभी शेफ बन जाएगी खाना बनाने के लिए, तो वही सेम काम यहाँ होने वाला है। क्लियर? पढ़ लोगे इसको एनसीईआरटी से, पढ़ा भी दिया है, ठीक है जी। ये तुम्हें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक पढ़ा दिया और किसका डायग्राम दे दिया? यूकैरियोटिक सेल का। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज हमें नहीं होना, ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि पता क्या होता है, हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता। हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ लिया ना, तो हम इसको क्या करेंगे? यूकैरियोटिक समझ, प्रोकैरियोटिक समझ लेंगे। 10 to 20 माइक्रोमीटर था सेल का साइज, तो है ना? तुम्हें बता रही हूँ ना, मेरे को पता है हमारे बच्चे कैसे होते हैं, सब समझ लेते हैं पहली बार में। ठीक है जी, तो ये यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। फिर मीट हमारे साथ खेलेगी, आ जाओ बेटा, एनटीए खेलेगी हमारे साथ, सीयूटी बन के, मीट बन के। रिपीट हो सकते हैं, हो जाते हैं ना ना, ऐसे किताब से नहीं उठाते हो, बट क्योंकि चीजें सेम है ना, तो वो लगता है कि रिपीटेड है। सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, कहीं भी नहीं आता रिपीटेड का। बस ये कि सेम, बिल्कुल सेम, 99.9% सेम क्वेश्चन दिख जाते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है जी, चलो। तो इसका साइज कितना है यूकैरियोटिक का? 10 से 20 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक का साइज कौन बताएगा मुझे जल्दी? 0.3 का भी था वहां पे मीजोसोम, सॉरी क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा है तो प्रोकैरियोटिक। 3 से 5 भी था और 7 भी था, मैक्सिमम 7 पढ़ा हमने।
ये कहां से शुरू हो रहा है? 10 से 20। डन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको देख के ही समझ लो ना, ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक है ना, तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 दिया हुआ भी यहाँ पे, और वहां क्या दिया हुआ था? 3 to 5। 3 to 5। अब टिपिकल बैक्टीरिया आ जाए तो ये लिखाना भाई, डिपेंड करेगा। ठीक है। तो यही तो चीजें होती है ना। पीपीएलओ और छोटा है 0.1 माइक्रोमीटर, तो इसको स्मॉलेस्ट क्यों नहीं बोला? उसको स्मॉलेस्ट सेल बोल रहा है हमने, वो 0.3 था, 0.1 है। ये भी तो प्रोकैरियोटिक है। पीपीएलओ यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी तो पढ़ाया ऊपर, ये भी तो प्रोकैरियोटिक है। तो स्मॉलेस्ट इसको क्यों नहीं बोला, उसको क्यों बोला? इसका क्वेश्चन कल ढूंढ के लाओगे, अभी लिख लो अपने बुक पे। कहां पहुंच गई? हाँ, वो क्वेश्चन नहीं करके आए हो, बहुत बढ़िया। कल अभी याद दिलाई हुई। स्टेम है आलू और स्वीट पोटैटो रूट है। ठीक है, क्यों है क्या? उसको देख लेना, गूगल इट। ठीक है, दिखा देंगे, तेरे को फोटो दिखा भी देंगे। वायरसेस का साइज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। हाँ, तो कर सकते हैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है फिर, तभी तो बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ना है। ये देखो पीपीएलओ पढ़ा था हमने यहाँ पे, ठीक है, और माइक्रोप्लाज्मा का साइज ऊपर था क्या? हाँ, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ लिखा हुआ है, और ये पूरे का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। तो मेरे को बताना कल कि पीपीएलओ छोटा कि माइक्रोप्लाज्मा छोटा। ठीक है, डन। चलिए, तो यहां पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। उसके बाद है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल एनवेलप के बारे में, मतलब समझो ध्यान से, अभी तो प्रोकैरियोट्स ही पढ़ रहे हो। सेल एनवेलप क्या होगा समझो। सेल की बाउंड्रीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके बाहर जो भी बाउंड्रीज हैं, हो सकता है कोई सेल वॉल हो सकता है उसके ऊपर भी कोई कॉट प्रेजेंट हो, तो उस पूरे को हम सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। चलिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल की, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स को। तो भाई टाइटली बाउंड 3 लेयर हैं। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, एक अच्छा खासा कॉट है, जरूरी नहीं है हार्ड ही हो, सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक कॉट है। उसके बाद होती है बेटा सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का कॉट, फिर सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct functions, सबके अपने अलग अलग functions हैं, they act together like a single protective unit. तीनों इकट्ठी मिलके क्या प्रोवाइड करा रही है सेल को? प्रोटेक्शन। ठीक है, सबके अपने फंक्शन तो है ही, इकट्ठा मिलके क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? प्रोटेक्शन। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond on the staining procedure developed by the Gram. समझो ध्यान से। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेन तैयार किया। स्टेन मींस कलर तैयार किया। वो कलर, मतलब कॉलोनी पड़ी हुई है बैक्टीरिया की आपके पास, इस तरह से कॉलोनी पड़ी हुई है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है इसमें। जब इसके ऊपर वो स्टेन डालता है, फिर वॉशिंग करता है, तो कुछ बैक्टीरिया तो एज इट इज कलर्ड मिलते हैं उसको, और कुछ पे से वो स्टेन उतर जाता है। समझ आ रही है बात? जिसने वो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, वॉशिंग के बाद भी नहीं जा रहा, दैट इज द पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव। स्टेन को नाम दिया ग्राम स्टेन, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने तैयार किया था। याद आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो इसको हमने क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव। और जो स्टेन नहीं लिया, वॉशिंग के बाद धुल गए वो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव। वही मैं बता रही हूं, ध्यान से समझो। देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर आपकी सेल वॉल, फिर एक ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एक ही लेयर है, थिक लेयर, जो कि लिपोप्रोटीनेशियस है। कैसी है?
ये एक थिक लेयर है लिपोप्रोटीनेशियस। कैसी लेयर है? लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई। जब ग्राम ने इस पे स्टेन डाला, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर नहीं है सिर्फ, एब्जॉर्ब हो गया अंदर, वॉशिंग के बाद भी नहीं जा रहा। ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव का जो एक कॉट है ये कुछ अलग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, सेल वॉल हो गई और ऊपर क्या होगी? ग्लाइकोकेलिक्स। अब यहां पे दो लेयर है, अंदर तो वही लिपोप्रोटीनेशियस, हाँ सेल वॉल के ऊपर मतलब दो लेयर है, ये कोट दो लेयर से बना हुआ है। ऊपर वाली जो लेयर है ये हार्ड है, लिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टेन गया बट अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। दो लेयर है, कितनी लेयर है? दो, और हार्ड है, और जो स्टेन हम डालते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। अब वॉश करेंगे तो धुल जाएगा, तो जिनमें धुल गया उसको हमने क्या बोला? ग्राम नेगेटिव। अब क्वेश्चन आ जाता है, हाँ इसमें एक ही लेयर है, ये बस एक मोटी लेयर है, इसमें दो उससे पतली है और दो लेयर है। ऊपर वाली जो लेयर है वो अंदर तक स्टेन को नहीं जाने दे रही है, वो हार्ड लेयर है। एक डिफरेंस था ना प्लाज्मिड का, हो सकता है वही करेक्टर प्रोवाइड कर रहा हो इसमें। सबकी कोटिंग सेम नहीं होती है, फंडामेंटली दे आर सेम, बताया था, ठीक है। तो मेरे एक बात बताओ, एक बंदे को डिजीज हुई है ग्राम पॉजिटिव की वजह से और दूसरे बंदे को डिजीज हुई है ग्राम नेगेटिव की वजह से, कौन सी खतरनाक होगी? क्यों? मतलब मेरे को रीजन चाहिए साथ में। देन किसके पास प्रॉपर्टीज है? किसको ऑब्जॉर्व करने की? वो स्टेन एब्जॉर्ब किया है ना, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है। क्यों? हाँ, तो इम्यूनिटी कमजोर से क्या मतलब है? अब मेरी स्किन में कोई कलर मतलब चला जाए अंदर, तो इम्यूनिटी का क्या लेना देना है वहां पे? गलत, रॉन्ग। इम्यूनिटी का कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं मतलब धक्के से। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें चोरी करनी है, चोर वाले दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। वो भी चोरी करने चला गया घर में, तू भी चोरी करने चली गई घर में। तूने क्या किया कि एक घर है, उसका ठा पैर मारा, दरवाजा खुल गया, तू अंदर, ठीक है। समझ आ रही बात? तो अंदर है, ठीक है, दवाई अपना काम कर रही है, कोट टूट गया, कोट टूट गया, तो दवाई मैंने डाली, अंदर गई, काम किया, बैक्टीरिया खत्म, घर खाली हो गया। बैक्टीरिया के लिए तो बुरा हुआ ना, घर बैक्टीरिया है, घर के लिए बुरा हुआ, बैक्टीरिया के लिए बुरा हुआ। बैक्टीरिया खत्म तो हमारे लिए अच्छा हुआ, बैक्टीरिया खत्म, एंटीबायोटिक काम कर रही है, तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना। दूसरे घर में चोरी करने गया दूसरा बच्चा, एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और कोई तरीका नहीं कैसे घुस जाऊं घर में, खुला ही नहीं, करता है नॉक 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 नॉक। बैक्टीरिया कुछ कह रहा है तुम्हें यहाँ पे है? अंदर ही नहीं घुस पाई, कोट ही नहीं तोड़ पा रहे, तो अंदर बैक्टीरिया को कैसे मारोगे? एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगी। तो डिजीज किससे ज्यादा खतरनाक होगी? नेगेटिव से। समझ आई बात? क्योंकि वो उसकी जो सेल वॉल है वो हार्ड है, उसमें दवाइयां काम नहीं कर पाएंगी। ये याद करने का तरीका एक तरह से। समझ आ रही बात? तो डिजीज नेगेटिव से जब होती है तो ज्यादा खतरनाक होती है। समझ आ रही है बात? मतलब जब तक वो अंदर नहीं जाए, इसको मारेगा ये मरे, कोट नहीं टूटेगा तो कैसे मरेगा वो? हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए हमें, वो ज्यादा हार्मफुल है कह सकते हैं हम, इम्यून सिस्टम उस पर काम नहीं कर पाएगा, वो मजबूत ज्यादा ये बोल सकते हैं हम। डन और नॉट डन? अंदर बाहर की मैं बात नहीं कर रही, ये बैक्टीरिया है, कहीं भी हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था कि डिजीज कॉजिंग है, मान लो ये पैथोजेंस है, क्या है ये? पैथोजेंस है, तो इसमें से ज्यादा खतरनाक डिजीज कौन फैला सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं होता इम्यून सिस्टम का, एंटीबायोटिक्स का। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो अपना सोचने का तरीका बदलो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। सो दो दैट टेक अप द ग्राम स्टेन दे आर नोन एज
gram positive. Those that do not take up the gram stain, they are known as gram negative. ग्लाइकोकेलिक्स बेटा, ये इनकी कंपोजिशन थिकनेस अलग अलग हो सकती है, जैसे अभी दिखाया हमने, पॉजिटिव में अलग था, उसमें अलग था, कैप्सूल टाइप हार्ड किसमें था, पॉजिटिव नेगेटिव में, सॉरी. तो दे कैन बी वेरी सॉफ्ट, लूज शीट, स्लाइम लेयर बोल देंगे. ग्लाइकोकेलिक्स जब लूज शीट की फॉर्म में होगा, स्लाइम लेयर हार्ड होगा, थिक होगा, टफ होगा, तो हम क्या बोल देंगे, कैप्सूल. तो ग्लाइकोकेलिक्स जो सबसे आउटर वाली लेयर है, लूज शीट की फॉर्म में है, स्लाइम लेयर हार्ड है, टफ है, कैप्सूल. डन. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की. सेल वॉल क्या कर रही है, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल. सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट. सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, शेप बनी रही, ट्रेजिडिटी बनी रही बैक्टीरिया की, ताकि वो बर्स्ट ना हो, कोलैप्स ना हो. डन. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, चीजें अंदर आनी है, बाहर जाना है ना. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे भी तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टेड चीजों को अंदर जाने देती है, सिलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम कर रही है. इंटरेक्ट करती है बाहर, आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर क्या चल रहा है वो देखती है. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट. जैसे हमारे अंदर वैसे ही सेम स्ट्रक्चर इसका कहां पे होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसलिए इकट्ठा बढ़ाया हुआ है हमें, क्योंकि सेम सा ही होता है. डन. A special membranous structure, मेसोसोम पढ़ाया था बेटा, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. Extension out of the cell होगी तो सूडोपोडिया, into the cell है तो मेसोसोम. समझ आ रही है अभी बात. चलिए, these extensions are in the form of vesicle. रब कर दिया क्या हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस फॉर्म में भी जा सकती है, वेसिकल, ट्यूब्स की फॉर्म में भी आ सकती है, और एक और बनाया था मैंने ऐसे कुछ ऐसे लैमेले की फॉर्म में भी हो सकती है. तो 3 है, वेसिकल, टिब्यूल्स एंड लैमेले. कोई कंफ्यूजन यहां तक. दे हेल्प इन, अब देखो फंक्शन क्या है मेसोसोम के, इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क करेंगे. ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर. सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू टोटल सेल्स. यानी कि प्रोकैरियोट में अब सेंट्रियोल तो है नहीं, है ना, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल हेल्प कराता है. तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर डोटर सेल में टूटना हो, एक अमीबा से 2 अमीबा बनाए थे ना हमने, तो टूटने में भी हमें कौन हेल्प करा रहा है, मेसोसोम्स. राइट. दे ऑल्सो हेल्प इन, इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक कंटेंट कुछ भरना है, तो ये सब कुछ काम कर रही है, और कोई कुछ नहीं काम कर रहा है इतना ज्यादा. इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया की हम बात करें, there are other membrane extensions in the form of cytoplasm, हम उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स. साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, क्या बोला हमने इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, और अपना खाना खुद बना रही है. बैक्टीरिया प्लांट तो है नहीं, प्लांट में तो चलो क्लोरोफिल होता है, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्रोमेटोफोर्स होते हैं. कुछ बैक्टीरिया में मिलेंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया में, जिसमें वो पिगमेंट भर के रखता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके या कीमोसिंथेसिस कर सके. डन. तो उनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स. क्या बोलेंगे, जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं, पिगमेंट्स. तो बेटा यहां तक तुम लोग इसको पढ़ के आओगे. क्लियर. कोई कंफ्यूजन है तो फिर कल डाउट क्लास में देखेंगे. डन. चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन आज हो चुका है.